हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। डेट हो गई है 26 अक्टूबर 2020। तो आज की क्लास में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और बाकी आप जो वीडियोस देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक किया करें, बाकी लोगों तक शेयर किया करें और बाकी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जो भी हम टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लासेस में आप तक भी वह सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आज की क्लास के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। दरअसल 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक किसान सूर्योदय योजना वहाँ पे शुरू की है, इसका उद्घाटन किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, तो कहीं ना कहीं गुजरात के लिए और पूरे देश के लिए इस योजना को इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। गुजरात में भी शुरू की गई है, उसके बाद धीरे धीरे इसे ऑल ओवर इंडिया भी लागू कर दिया जाएगा। वहीं दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम काफी समय से चल रहा है और अभी भी बना हुआ है और यह अगले साल फरवरी तक के लिए पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल कर दिया है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे FATF क्या है, ग्रे लिस्ट क्या है, पाकिस्तान इसमें क्यों है, इससे जुड़े विभिन्न पहलू जो हैं। तो क्लास को शुरू कर लेते हैं। वहीं क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी और न्यूज़ है, यह भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि ओ सीरीज रैक्स को हमने डिस्कस किया था। ओ सीरीज रैक्स ने क्या किया था, बेनू उपग्रह पे जाकर के वहाँ से बहुत सारे अपने लिए नमूने जो भी थे वहाँ पर सैंपल्स कलेक्ट किए थे, जिससे कि हम जान सके कि सौरमंडल की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, सौरमंडल के जन्म से जुड़ी हुई जानकारी हमें मिल सके। तो इसलिए ओसिरिस रेक्स उपग्रह ने बीनू से कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए थे। लेकिन अब खबर यह मिल रही है वैज्ञानिकों की तरफ से कि जो ओसिरिस रेक्स ने सैंपल कलेक्ट किए थे, यह सैंपल अब उपग्रह के अंदर छलक रहे हैं और छलक के काफी सारे जो सैंपल्स हैं वह जरूरी सैंपल्स वहीं वापस गिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी वैज्ञानिक अपनी बहुत सारी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हमारी समझनी थी, हल्का सा डिस्कशन था क्योंकि पिछली क्लास में हमने स्टडी की बातें की थी। चलिए क्लास को अपने आगे बढ़ा लेते हैं और अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसान सूर्योदय योजना को समझ लेते हैं। किसान सूर्योदय योजना गुजरात में शुरू की गई है। गुजरात में शुरू किसने की है, इनोग्रेशन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो बता देता हूं कि काफी लंबे समय तक यानी कि 4 बार नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी चुने गए हैं। उन्होंने वहां गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काफी लंबा समय बिताया है, तो कहीं ना कहीं उनका पुराना संबंध है गुजरात से। तो गुजरात में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या किया है, किसान सूर्योदय योजना को शुरू किया है। देखो मैं आपको बता चुका हूँ, लगातार क्लासेस में डिस्कस भी करता हूँ कि जो यह सूर्योदय योजना, जो भी हम चीज़ों की बात कर रहे हैं उन सभी के नाम में ऐसे जो भी योजना है या जो भी प्लान वगैरह है, तो इनके नाम में ही काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो इस प्रकार से हम इसको भी थोड़ा सा नाम के साथ समझेंगे। किसान सूर्योदय योजना, तो हमें यहाँ तो साफ साफ पता लग रहा है कि मुख्य रूप से इस योजना का संबंध किसानों से है, यानी कि किसानों की बात हो रही है, किसानों से जुड़ा हुआ सारा मामला है। तो किसान को लेकर के इन्होंने योजना शुरू की है। अब किसानों को लेकर योजना क्यों शुरू की है, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत क्या रहा है, भारत भाई लगभग 200 साल यानी कि 190 साल हम ब्रिटिश उपनिवेश रहे, अंग्रेजों ने हमारे पर शासन किया। और अगर भारत की हम स्थिति समझे तो भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है। कृषि की हमारे देश में विशेष महत्व है। केवल इतना ही नहीं, अगर हम और चीजें भी समझे तो हम एक ये भी देखते हैं कि जहां हमारे देश में लगातार औद्योगिकीकरण हो रहा है, विकास के नए नए काम हो रहे हैं, पर कृषि क्षेत्र में कहीं ना कहीं पिछड़ापन देखा जाता है। अगर हम एक चीज ये भी नोटिस करें तो हम पाते हैं कि साल भर किसान सिंचाई के लिए अच्छे जल और बिजली के लिए लगातार परेशान रहते हैं, उन तक यह सुविधाएं पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यह देखने को मिलता है कि फसलों को नुकसान पहुंचता है और किसानों की चिंताएं अपनी फसल को लेकर के बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ कई वर्ष हम ऐसा भी देखते हैं कि फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत सारी फसलें खराब भी होती हैं, ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसी चीजों में सुधार लाने के लिए लगातार हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार नई नई व्यवस्थाएं कर रही है। पिछले समय में केंद्र सरकार 3 विशेष विधेयक भी लेकर के आई थी, जिन विधेयकों पे लगातार चर्चाएं हो रही हैं। जहाँ एक तरफ एनडीए और एनडीए की जो भी पार्टीज हैं वह सभी इसका समर्थन कर रही हैं, वहीं सभी विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। तो इसी कड़ी के अंदर एक यह भी योजना देश के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई है, किसान सूर्योदय योजना। तो इस योजना के अंदर जो मुख्य काम है वह समझने वाली बात जरूरी है। इस योजना में केंद्र सरकार ने यह व्यवस्था कर दी है कि किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक
बिजली की आपूर्ति की जाएगी, बिजली में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। तो अब किसानों को यह चीज़ पता है कि अब उन्हें सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक सब चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में वह किसी भी समय अपनी फसलों में पानी दे सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का जैसे ही प्रयोग करना चाहते हैं तो उस प्रकार से उसका प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। सरकार काफ़ी सारी योजनाएं चला रही हैं, उसी योजनाओं का यह भी एक अंग है। तो मुख्य बात यह है कि किसानों को बिजली देने की बात है और सुबह 5 से रात के 9 बजे तक कंटिन्यू उनको आपूर्ति की जाएगी लाइट की, इसमें कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। इसके लिए यह योजना शुरू कर दी गई है। वहीं देखने वाली सब बात यह है कि अभी ये योजना शुरू हुई है तो जहां तक लाइनें बिछी हुई हैं, जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर लाइनें हैं, तो वहां तो यह योजना तत्काल प्रभाव से शुरू हो जाएगी। बाकी धीरे धीरे लाइन बिछाने का काम अब शुरू होगा और जगहों पे, जिससे कि बाकी किसानों तक, बाकी क्षेत्रों तक भी इस प्रकार की सभी सुविधाएं पहुंचाई जा सके। तो अभी सरकार ने टारगेट जो रखा है वह टारगेट रखा है सन 2023 तक का, कि सन 2023 तक क्या होगा, इसके लिए पारेषण अवसंरचना स्थापित कर दी जाएगी। पारेषण अवसंरचना स्थापित होने से क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ों में सुधार आएगा और यह सभी चीज़ें सुधार जो भी हैं वहाँ तक आसानी से पहुँच जाएगी और उनको सुलभ होगी। तो एक ढांचा तैयार करना ज़रूरी है, हमें वह संसाधन भी मुहैया कराने पड़ेंगे ना जिनसे कि वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जा सके। उसके लिए एक संयंत्र स्थापित करना होगा, एक सिस्टम बनाना होगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने यह व्यवस्था रखी है कि सन 2023 तक हम इससे जुड़े हुए जो भी काम है, अवसंरचनाएं तैयार करनी है, वह सभी चीज़ें हम कर लेंगे। तो यानी कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2023 तक इसको योजना का लेकर के जो काम है वह पूरा हो जाएगा। वहीं देखने वाली बात यह भी है कि इस योजना में काम करने के लिए सरकार ने 3500 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है। यानी कहीं ना कहीं यह उम्मीद जताई गई है कि लगभग 3500 करोड़ रुपए के आसपास इसमें खर्च आ सकता है। तो इसलिए 3500 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए अब अपॉइंट कर दी है। वहीं देखने वाली बात एक यह भी है कि इस योजना के तहत 220 किलोवाट की क्षमता वाले सब स्टेशन भी तैयार किए जाएंगे, जिसके माध्यम से सभी क्षेत्रों में, जगहों पर यह जो लाइट फैसिलिटी है सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक यह पहुंचाई जाएगी, जिससे कि फसल के खेती के अंदर कहीं ना कहीं उत्थान देखने को मिलेगा, कृषि कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं साथ ही साथ किसान की जो चिंताएं हैं वह अपनी चिंताओं से मुक्त भी रह सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से। वहीं साथ ही साथ एक बात इसके जुड़ी हुई यह भी है कि जहां एक काम इन्होंने ऊर्जा को लेकर के किया है, लाइट को लेकर के काम किया है कि वहां बिजली पहुंचेगी, इस प्रकार का एक काम आज से 10 साल पहले यानी कि सन 2010 में भी गुजरात में किया गया था। उस समय गुजरात पूरे ऑल ओवर इंडिया इकलौता ऐसा देश था जहां पर बहुत बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा के लिए नीति लाई गई थी और सौर ऊर्जा की स्थापना के लिए और बिजली अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए काम किए गए थे। बहुत बड़ा सोलर पैनल वहां स्थापित कर दिया गया था। जब उस समय ये काम हुआ था तो उस समय गुजरात देश का इकलौता ऐसा राज्य था और पहला ऐसा राज्य बना था जिसने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया था और सौर ऊर्जा के लिए उसने यह नीतियां, योजनाएं यह लेकर के आया था। वहीं साथ ही साथ एक चीज देखने वाली यह भी है कि सौर मतलब जो ऊर्जा है, एनर्जी की फील्ड्स में लगातार काम हो रहे हैं और प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं बहुत सारे कामों में जुड़े हुए हैं। जब सन 2010 में यह काम हुआ था और गुजरात में सोलर एनर्जी की स्थापना की थी, वहां पे इसके लिए पॉलिसी लेकर के आए थे। उस समय गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे वह नरेंद्र मोदी थे, हम जानते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद सन 2014 से संभाला है। तो उस समय शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री बनकर इस प्रकार की योजनाएं भी लाएंगे। वहीं हाल ही में सन 2018 में ही प्रधानमंत्री के द्वारा वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड की योजना भी शुरू की गई थी। यह इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर काम किया था, एक समिट के अंदर बात चली थी, तो वहां पर इन्होंने इस बात को बढ़ावा दिया था और आगे रखी थी। तो कहीं ना कहीं एनर्जी को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं और कहीं ना कहीं काम भी देखने को कुछ कुछ मिल रहा है, योजनाएं आ रही हैं। तो यह जो महत्वपूर्ण बातें थी, यह जो महत्वपूर्ण बातें किसान सूर्योदय योजना से जुड़ी हुई थी और जरूरी था हमने क्लास में डिस्कस करें, उन सभी चीजों को अच्छे से समझे। चलिए अपना रुख अगले टॉपिक पर कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इससे जुड़ी हुई जो बातें थी वह भी आपने समझ ली होंगी। या फिर भी कोई डाउट है तो ऐसी स्थिति में आप कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक कीजिए कमेंट्स। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आपको जवाब दिए जाएंगे। बाकी ऐसी स्थिति में अब दूसरा टॉपिक समझ लेते हैं। FATF की ग्रे लिस्ट पर पाकिस्तान का नाम जो है वह लगातार बना हुआ है। जून 2018 से यह नाम इसमें बना हुआ है, अभी भी है। और अब यह FATF की तरफ से उम्मीद जताई गई है कि यह एक व्याख्यान सामने आया है कि अगले साल फरवरी तक पाकिस्तान FATF में रहेगा। लेकिन ये चीजें क्या है, इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी महत्वपूर्ण बातों को अब समझ लेते हैं। तो
FATF क्या है? FATF का मतलब होता है यह एक टेरर फंडिंग वाला एक ग्रुप है, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये। तो फाइनेंस को लेकर के कहीं ना कहीं बात हो रही है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है तो फाइनेंस को लेकर के बात है, यानी कहीं ना कहीं पैसे की बात हो रही है। किसको लेकर के पैसे की बात हो रही है? एक्शन लेना है इसको, किस पे? टेरर फंडिंग पे। तो कहीं ना कहीं जो FATF बनाया गया, FATF किस लिए बनाया गया? कहीं ना कहीं यह काम देखेगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कहां से फंड जा रहा है, पैसा कहां से मुहैया हो रहा है, और इससे जुड़ी जो भी काम होंगे उस पर अंकुश लगाने का प्रयास FATF के द्वारा किया जाने वाला है। इस तीन उद्देश्यों के साथ FATF की स्थापना की गई थी। अब फिलहाल मुख्य बात समझते हैं पाकिस्तान को लेकर के। तो पाकिस्तान के लिए घोषणा हो गई है कि अगले वर्ष के फरवरी महीने तक पाकिस्तान को इस लिस्ट में भी बने रहना पड़ेगा। समय अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन फरवरी तक की अवधि तब तक फाइनल है। वहीं यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि जून 2018 के महीने में पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। तो जून 2018 से अगर हम देखें तो अब तक पाकिस्तान 2 साल इस सूची में बिता चुका है और अभी भी इसमें ही बना हुआ है। तो सन 2018 में पाकिस्तान को इस FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, और इसके बाद जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया था उसके बाद FATF एक 27 सूत्रीय योजना लेकर के आया था। तो हम जैसे नाम समझे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है इसको? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो मुख्य काम है ये इसने क्या करा? 27 सूत्रीय योजनाएं भी लेकर के आया है। 27 सूत्रीय योजना देखो वही होंगी जो उसके काम से जुड़ी हुई होंगी, ठीक है ना, इससे जो चीजें होंगी वो चल रही होंगी। तो 27 सूत्रीय योजना लेकर के आया। मुख्य बात किस प्रकार की थी इसमें? कि मुख्य बात है वो थी जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण के ऊपर अंकुश लगा सके। नाम समझ चुके हैं कि भाई क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, तो टास्क करना है किसके ऊपर? जो मुख्य काम है वह टेरर को लेकर के है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे यह देखना है कि मनी लॉन्ड्रिंग किस प्रकार से हो रही है और आतंकी वित्त पोषण कौन कौन कर रहा है, कौन कौन से देश में शामिल है, कौन कौन से व्यक्ति इसमें शामिल है, और इस प्रकार की गतिविधियों में जो भी लोग शामिल है, जो भी ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में इसका दायित्व यह है कि उनके रोकथाम के काम करे, ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाए। और यदि ऐसा कोई काम करता हुआ पाया जाता है या संदेह में दिखता है तो ऐसी स्थिति में उसको ग्रे सूची में शामिल कर दिया जाता है, संदेहजनक व्यक्तियों को। तो पाकिस्तान यहाँ पे देखने वाली बात यह भी है कि 27 सूत्रीय योजना में से अब यह जो स्टेटमेंट आई है, नहीं, अब नई स्टेटमेंट यह पता लगी है कि FATF ने बताया कि पाकिस्तान उन 27 सूत्रों में से 21 विषय जो थे उन विषयों को पूरा करने में अब तक सफल रहा है। इसने विषय छेड़े हैं वो वाले, और इन विषयों को कहीं ना कहीं इससे संबंधित रहा है, काम को उसने बढ़ावा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब यह भी है कि 6 विषय से छूट गए हैं। तो यहाँ पर FATF ने यह कहा है कि जब अगर पाकिस्तान इन 6 विषयों को भी पूरा कर लेगा तो उसके बाद इसको इस ग्रे सूची से बाहर निकाल दिया जाएगा। वहीं यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसने कौन कौन से 6 विषय छोड़ दिए हैं। ये 6 विषय वो विषय हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी गतिविधियों से संबंध रखते हैं, आतंकी संगठनों से संबंध रखते हैं और आतंक को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इसको ग्रे लिस्ट में शामिल रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया है कि इसने उन कामों को नहीं किया या उन कामों को करने में बहुत ज्यादा देरी कर दी है। तो ऐसी स्थिति में इसको अभी भी यहाँ पर बना रहना पड़ेगा। अगर हम देखें तो हम लगातार सुनते रहते हैं पाकिस्तान के द्वारा आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के बारे में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर FATF के द्वारा भी यही बताया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि अभी इसने 6 काम नहीं किए, और जो 6 विषय जो 6 वो उनको नहीं छेड़ा है, वह विषय प्रत्यक्ष रूप से आतंकी संगठनों से, आतंकी व्यक्तियों से, घटना को बढ़ावा देने वाले लोगों से संबंध रखते हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा? जहां पर अभी पाकिस्तान इस सूची में लगातार बना हुआ है, इसके परिणाम स्वरूप इसके ऊपर अब क्या प्रभाव पड़ेंगे? सबसे तगड़ा प्रभाव तो उसके ऊपर यह पड़ने वाला है कि इसको वित्तीय सहायता लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम देखते हैं कि विभिन्न देश क्या करते हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, यूरोपियन यूनियन होंगे, इस प्रकार की जो बड़ी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं से लोन लेते हैं जिससे कि वह अपनी अर्थव्यवस्था में विकास के काम कर सके, नई नई परियोजनाओं को लागू कर सके। तो पाकिस्तान की स्थिति में क्या है? पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वह इन सभी संस्थाओं से लोन ले सके, ठीक है, ऋण में उसको मिल सके और उसके बाद वो अपनी अर्थव्यवस्था में ग्रो कर सके। ना कहीं इससे उसकी इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी स्थिति यह है कि विदेशी निवेश यहाँ पर रुकेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अब वर्ल्ड पूरा ओपन चल रहा है, सभी देश दूसरे देशों में आकर के निवेश करते हैं, अलग अलग परियोजनाएं लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ देखने को यह भी मिल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले विदेशी निवेश भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहेगा, जिससे कहीं ना कहीं ऑल ओवर पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वह प्रभावित रहेगी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। आगे समझते हैं। तो यह जो बातें थी यह पाकिस्तान से जुड़ी हुई बातें थी, पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट में होने की बात थी, और इससे प्रभाव क्या पड़ सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, हमने वो भी बात कर ली है। तो टोटली नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। अब आगे समझते हैं FATF के बारे में थोड़ा सा। देखो FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, तो हम समझ चुके हैं।
पर यह इसकी स्थापना कैसे हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी ईयर 1989 में। ईयर 1989 में ही स्थापना क्यों हुई? उस समय क्या हुआ था कि G7 देशों का जो है, G7 जो ग्रुप है देशों का, उसका शिखर सम्मेलन हुआ था। तो उसके शिखर सम्मेलन में जब बात चली, तो शिखर सम्मेलन में बात होने के बाद तब FATF नाम से एक अंतर सरकारी निकाय इन्होंने स्थापित कर लिया, और इसको मुख्य काम यह दिया गया कि आपको यह ध्यान रखना है और यह देखना है कि कौन सा देश या व्यक्ति जो है वह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है या वह आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को यह काम दे दिया गया। अंतर सरकारी निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम इसका सचिवालय की बात करें तो इसका जो सचिवालय है, इसका सचिवालय पेरिस में स्थापित है। पेरिस में भी कहाँ स्थापित है? OECD के जो मुख्यालय है, OECD के मुख्यालय के अंदर ही इसका सचिवालय है। अगर हम सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में इसके सदस्य देश 37 है, यानी कि 37 देश इसके सदस्य हैं। इसके अलावा 2 क्षेत्रीय संगठन भी इसके अंदर शामिल हैं। तो इस प्रकार 37 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन इसके सदस्य बने हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत ने सन 2010 में FATF की सदस्यता प्राप्त की थी, जिसके बाद से भारत अब तक इस संगठन से जुड़ा हुआ है और इसके आदेशों को मान रहा है और इसके अनुसार से काम कर रहा है। और हम देखते हैं भारत भी आतंकवाद से काफी ज्यादा प्रभावित रहा है अब तक। तो यह सभी जो महत्वपूर्ण बातें थी, यह बात हमने FATF को समझी थी और हमने जो पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट में शामिल है उसको समझ लिया। वहीं मैं आपको यह भी बताता हूँ कि जो FATF है, FATF की 2 लिस्ट होती हैं, 2 सूचियां हैं उसके अंदर। एक उसकी सूची है ग्रे, दूसरी है उसकी ब्लैक। अगर कभी भी सदस्य देशों को या FATF को यह अंदेशा होता है, यानी कि हमें उम्मीद है, प्रूफ नहीं है हमारे पास, हमें पता उम्मीद लग रही है कि जो दियाला देश है, यह देश आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है या ये आतंकी वित्त पोषण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, संदेह के बिना पे उस नाम को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। वहीं अगर कभी यह नाम कंफर्म हो जाए, हमें पूरी तरह सबूत मिल जाए, पता लग जाए कि हाँ कौन सा देश आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, किस प्रकार से शामिल है और वो वास्तव में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस नाम को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। तो 2 तरह की चीजें हैं, 2 अलग अलग लिस्ट भी हैं इसकी, तो यह भी समझ लिया हमने और इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वह भी हो गई हैं। बाकी फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, जवाब आपको दिया जाएगा। बाकी आज की क्लास के अंदर हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया है। एक हमारा है किसान सूर्योदय योजना, वहीं दूसरा है हमारा FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान। आई होप आपको यह 2 टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। बाकी वीडियो लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, अपने व्यूज बताएं एंड बने रहें इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।